तो देखो, आज जो तुम्हारा टॉपिक है, पहले होगा तुम्हारा जो प्रीवियस क्लास का जो टेस्ट हुआ था, टेस्ट का एनालिसिस पहले हम लोग देखेंगे। और जो 20 क्वेश्चन था, फिर उसके बाद जो नेसेट का जो रिमेनिंग पोर्शन है वो देखेंगे, ठीक है। तो तुम में से सब लोग टेस्ट दिए थे, जो स्टूडेंट आज क्लास में प्रेजेंट हो। कोई ऐसा है जो टेस्ट नहीं दिया था, आज की क्लास में है? देखो, तुम खुद बोल दोगे तो अच्छा है, नहीं तो मुझे फिर से वो लिस्ट देखना पड़ेगा कौन एब्सेंट है क्लास में, टेस्ट में। हमें दिए सर, हमें दिए नहीं सर, एक दिन। দাদা আমিও দেইনি। सुहास दस, टेस्ट क्यों नहीं दिया तुमने? দাদা আমি তো এই কিছুদিন আগে জয়েন করেছি তো, সব কমপ্লিট করে উঠতে পারিনি, তার জন্য দিতে পারিনি। ठीक है, तुम्हारा कंप्लीट नहीं हुआ है 100%, जितना हुआ है उतना पे दे दो, क्या प्रॉब्लम। सब क्वेश्चन नहीं बनेगा तुमसे, लेकिन कुछ तो बनेगा ना। নেক্সট গুলো দেবো আর এরপর থেকে নেক্সট গুলো দেবো। नेक्स्ट नहीं, यही टेस्ट देना है, ठीक है। जो तुम लोग स्टूडेंट नहीं दिए हो ना, जो ये मतलब एक्सक्यूज दे रहे हो कि मेरा अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है पूरा पढ़ाई 100% एएनएस का, तो तुम लोग के लिए मैं बोल रहा हूँ, तुम लोग को यही टेस्ट देना है, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीक में, इसी वीक का लास्ट में, ठीक है, सैटरडे संडे में ये टेस्ट दोबारा तुम लोग के लिए, इसका जो टाइम पीरियड था वो दोबारा ओपन कर दूंगा मैं, इसका टाइम लिमिट को। फिर से मैं 2-3 घंटे के लिए टेस्ट को ओपन करूंगा। कब करूंगा उसका डेट और टाइम तुम लोग को ग्रुप में बता दूंगा। तो जो स्टूडेंट तुम इस टेस्ट में एब्सेंट थे, ठीक है, तो तुम लोग अभी अपना पढ़ाई कर लो, एक हफ्ते में एएनएस का अच्छे से पढ़ाई कर लो, रिवीजन कर लो। और जो डाउट होगा मेरे से पूछ लेना। फिर इस वीक के लास्ट में तुम लोग को ये टेस्ट देना है, ठीक है। जो नहीं दिए हो, मैं दोबारा ये टेस्ट को ओपन कर दूंगा। और हो सकता है कि क्वेश्चन चेंज भी हो जाए, ठीक है, क्योंकि आज तो मैं टेस्ट का एनालिसिस कर ही देता हूँ, तो फिर इसके बाद तुम टेस्ट में क्या ही दोगे, वही सेम क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है? तुम लोग के लिए अलग से होगा टेस्ट, जो नहीं दिए हो इस टेस्ट, ठीक है। इसी वीक के लास्ट में ही होगा, एएनएस से ही होगा। तो तुम लोग अपना जो रिवीजन है एएनएस का, वो ठीक से कर लो इसी वीक में। क्लियर? ঠিক আছে, क्योंकि ঠিক टेस्ट सबको देना है, सबको टेस्ट देना है। नंबर पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी स्टूडेंट का कम नंबर आएगा, ज्यादा नंबर आएगा। अभी नंबर पे मत जाओ कि तुम्हारा कम नंबर आ रहा है, किसी का ज्यादा नंबर आ रहा है, वो अभी मत देखो, ठीक है। अभी नंबर मिलने के लिए बहुत टाइम है, अभी 1 साल टाइम है तुम लोग के पास। बहुत टेस्ट देना है, उसमें से नंबर भी मिलेगा तुमको। नंबर को लेकर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी टेस्ट को अटेंड करो, कि ऐसे नहीं है कि मेरा 50% पढ़ाई हुआ है, पूरा नहीं हुआ है तो मैं नहीं दूंगा टेस्ट, ये बोल किसी भी सब्जेक्ट में ऐसा मत करना, ठीक है। अगर जितना भी पढ़ाई हुआ है तुम टेस्ट को अटेंड करो, इससे तुमको ये पता चलेगा कि जो टॉपिक तुम पढ़ रहे हो ना, उस टॉपिक से किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, ये तुमको पता चलेगा। क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस हिसाब से तुम अपने पढ़ाई को, जो रिवीजन को और भी अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, क्लियर? হ্যাঁ দাদা। ओके, चलो, स्क्रीन दिख रहा है सबको, विजिबल? হ্যাঁ দাদা visible। ओके, अगर साउंड में कोई प्रॉब्लम होगा तो बताना, ठीक है। चलो देखो, यही थे पहला क्वेश्चन। सब लोग का शायद ये पहला क्वेश्चन नहीं रहेगा, किसी किसी स्टूडेंट का रहेगा, किसी का शायद क्वेश्चन में सफल होगा, ऐसे कुछ हो सकता है। ये क्वेश्चन था ना, which of the following neurotransmitter is released at end organ effector of the sympathetic division in the autonomic nervous system? ये क्वेश्चन था ना टेस्ट में। अब तुम लोग इसका आंसर मुझे पहले बताओ। जो लोग टेस्ट नहीं दिए हो तुम लोग आंसर बताओ, जो दिए हो तो पता है, जो लोग नहीं दिए हो तुम आंसर बताओ, इसका क्या होगा। कमेंट में भी बता सकते हो, या फिर माइक ऑन कर भी बता सकते हो। चलो आंसर बताओ, इसका क्या होगा। which of the following which of the following neurotransmitter is released end organ defect sympathetic division of the ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, क्या होगा इसका आंसर। দাদা অ্যাসিটাইল কোলিন। यही तो। और सुहास दत्त, तुम्हारा आंसर क्या है? सुहास दत्त प्रेजेंट। কার্বন। হ্যাঁ দাদা, কার্বন দাদা, हम्म, কার্বন।
बताओ इसका आंसर क्या होगा। वही ना दादा, और वो नहीं ना। पता है। अच्छा, ठीक है। अमृता, तुमने एएनएस में कुछ भी पढ़ा है? इसका आंसर तुम एसिटाइल कोलिन कैसे बोल रहे हो? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर होता है? मेनली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में तो तुम्हारा मेनली न्यूरोट्रांसमीटर होता है एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन। एसिटाइल कोलिन कहाँ पे होता है? वो तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में होता है ना? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो होगा, देखो दो ही हो सकता है, एड्रेनालिन भी हो सकता है, नॉन एड्रेनालिन भी हो सकता है। ठीक है, ये स्प्लिट स्क्रीन करने से नहीं होगा। ठीक है, चलो देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। दो ही हो सकता है, एड्रेनालिन हो सकता है, नॉन एड्रेनालिन हो सकता है। ये दोनों ही का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का तुम्हारा न्यूरोट्रांसमीटर है। अब इन दोनों में से कौन आंसर होगा? इन दोनों में से आंसर होगा नॉर एड्रेनालिन। क्यों नॉर एड्रेनालिन क्यों होगा? क्योंकि नॉर एड्रेनालिन जो है ये पहले बनता है। ठीक है, नॉर एड्रेनालिन पहले बनता है, फर्दर इससे क्या बनता है? इससे एड्रेनालिन बनता है। इधर एंजाइम क्या लगता है? एन मिथाइल ट्रांसफरेज। प्रोसेस क्या होता है? मिथाइलेशन होता है। ये भी शायद क्वेश्चन में पूछा जाएगा कभी कभी कि नॉर एड्रेनालिन से एड्रेनालिन कौन सी मेथड से बनता है? मिथाइलेशन से बनता है। कुछ नहीं है, सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप जो है इसके एड्रेनालिन में ऐड हो जाता है। इसके स्ट्रक्चर देखोगे तो नॉन एड्रेनालिन में मिथाइल ग्रुप नहीं होता है, एड्रेनालिन में मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाता है बाय द हेल्प ऑफ द एंजाइम एन मिथाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, और ये जो एसिटाइल कोलिन है, एसिटाइल कोलिन कहाँ पे? ये तो तुम्हारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का। ठीक है, ये पैरासिम्पैथेटिक का मेन न्यूरोट्रांसमीटर है जो एसिटाइल कोलिन होगा। अगर एसिटाइल कोलिन पूछा जाता तब एसिटाइल, पैरासिम्पैथेटिक पूछा जाता तब एसिटाइल कोलिन आंसर होता। सिंपैथेटिक पूछा जाएगा तो अब पहला आंसर होगा नॉन एड्रेनालिन, और अगर नॉन एड्रेनालिन ऑप्शन पे नहीं है फिर दूसरा आंसर होगा तुम्हारा एड्रेनालिन। क्लियर? और ये डोपामिन भी तुम्हारा सिंपैथेटिक सिस्टम में ही काम करता है, लेकिन मेनली जो है पहला ये नॉन एड्रेनालिन मेनली होता है सिंपैथेटिक सिस्टम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताओ। सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताओ। दादा बी होगा बेटा, बी होगा एट्रियल रीजन। रिफ्रैक्टरी डी होगा पीरियड। दादा। ओके, तो देखो सिंपैथेटिक and parasympathetic system exert the functionally opposite influence of the following parameter except। ठीक है, क्वेश्चन में ये सब वर्ड को थोड़ा ध्यान में रखना है, जैसे एक्सेप्ट हो गया, नॉट हो गया, इस सब वर्ड को थोड़ा ध्यान में रखना है। क्योंकि क्या पूछा गया है कि कौन सी ऐसी ऑर्गन सिस्टम है जहां पे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में ऑपोजिट फंक्शन नहीं दिखता है। ठीक है, एक्सेप्ट पूछा गया है मतलब किसमें नहीं दिखता है। देखो पहले क्या है? हार्ट रेट है। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टियल रिफ्रैक्टरी पीरियड, थर्ड है प्यूपिल डायमीटर, एंड ऑप्शन डी है इंटेस्टिनल मोटिलिटी। तो हार्ट रेट में अगर तुम देखोगे सिंपैथेटिक सिस्टम या पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, सिंपैथेटिक सिस्टम में क्या होता है? हार्ट रेट इंक्रीज होता है। जो मैंने एक टेबल पढ़ाया था, ये देखो नेक्स्ट स्लाइड में वो टेबल तुमको मिल जाएगा। देखो यही वो टेबल है जो मैं क्लास में तुम लोग को कराया था। इसमें देखो हार्ट में तुम क्या देख सकते हो कि हार्ट में जो है तुम्हारा स्टिमुलेशन होता है, हार्ट रेट, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और कंडक्शन ये सब इंक्रीज होता है सिंपैथेटिक सिस्टम में। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में ये डिक्रीज होता है। तो मतलब इसमें क्या होता है? हार्ट में दोनों का ऑपोजिट एक्शन आ रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा। एक्सेप्ट पूछा था किसमें नहीं होता है। नेक्स्ट तुम्हारा ऑप्शन में क्या थे? नेक्स्ट एक था तुम्हारा ऑप्शन में शायद और क्या थे? प्यूपिल डायमीटर और इंटेस्टिनल मोटिलिटी। ओके, तो जीआईटी, इंटेस्टिनल मोटिलिटी मतलब हम क्या देखेंगे? जीआईटी। तो जीआईटी में भी देखोगे दो अलग एक्शन आता है। सिंपैथेटिक में रिलैक्स होता है, पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है? यही स्टिमुलेट होता है। और एक थे तुम्हारा प्यूपिल डायमीटर मतलब आई प्यूपिल। आई प्यूपिल सिंपैथेटिक में क्या होता है? माइड्रेसिस होता है, और तुम्हारा पैरासिम्पैथेटिक में इधर मायोसिस होता है। तो ये तीनों ऑर्गन सिस्टम में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में ऑपोजिट एक्शन आ रहा है। लेकिन जो ये वाला ऑप्शन थे आरटीएल रिफ्रैक्टरी पीरियड, इसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में ऑपोजिट एक्शन नहीं आता है। ठीक है, ये आरटीएल रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है ये तुम हार्ट में जाके पढ़ोगे, हार्ट में चैप्टर में। जो नॉर्मल पीसीजी होता है, ठीक है, इसका ग्राफ लगभग ऐसे दिखता है।
इतना अच्छे से नहीं बन रहा है, ठीक है। ये नॉर्मल ईसीजी का ग्राफ होता है, ऐसे 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 फिर से दोबारा ये वेव बनेगा, ठीक है। ऐसे होता है नॉर्मल ईसीजी। ईसीजी का कुछ ऐसा नाम होता है PQRS, ये टी, ये डिफरेंट डिफरेंट वेव कहा जाता है। इसको पी वेव किया जाता है, इसको QRS कॉम्प्लेक्स और इसको टी वेव, ठीक है। तो आरटीएल रिफ्रैक्टरी पीरियड इस वर्ड का मतलब होता है कि जो वेंट्रिकल है और आर्ट्रियम है, इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। तो आरटीएल का जो रिलैक्सेशन होने का टाइम है, उस टाइम में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में ऑपोजिट एक्शन आता है। लेकिन ये जो बोला गया है ये गलत है, इसमें ऑपोजिट एक्शन नहीं आता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में। तो इसीलिए आंसर जो है ये आरटीएल रिफ्रैक्टरी पीरियड होगा। क्योंकि बाकी 3 फंक्शन में सिस्टम में हमने देख लिया कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में ऑपोजिट एक्शन आ रहे हैं, लेकिन ये जो आरटीएल रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है, ठीक है, आरटीएल रिफ्रैक्टरी पीरियड कौन होता है, ये वाला पी वेव से लेकर क्यू तक, ठीक है, यही होता है आरटीएल रिपोलराइजेशन। आरटीएल रिपोलराइजेशन एक्चुअल में ईसीजी के गैप में, ये ईसीजी होता है, ईसीजी के ग्राफ में दिखता नहीं है, ठीक है। ये पी वेव होता है तुम्हारा आरटीएल डिपोलराइजेशन, क्यूआरएक्स होता है तुम्हारा वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, ये होता है वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, और ये टी होता है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। और जो आरटीएल रिपोलराइजेशन होता है वो यही पे होता है, बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है आरटीएल रिफ्रैक्टरी। तो यही पी से लेकर क्यू तक यही छोटा डिस्टेंस है, ये होता है आरटीएल रिपोलराइजेशन पीरियड। तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है, ऑपोजिट एक्शन नहीं आता है। क्लियर? किसी को डाउट होगा तो पूछना, ठीक है, अगर समझ में नहीं आएगा तो बोलना कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं मुझे। क्लियर? देखो यही मैकेनिज्म थे, ये वही नोट है जो मैं तुम लोग को पढ़ाया था, वही से मैं हर एक क्वेश्चन जो मैं पढ़ाया था, जो पीपीटी था, ठीक है, उधर से मिल जाएगा तुमको। अगर तुमने अच्छे से रिविजन किए हो तो सब क्वेश्चन का ही आंसर कर पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं उसी मेरा जो पीपीटी था उसी से ये स्लाइड को कॉपी करके इधर इसीलिए मैं पेस्ट किया हूँ, क्योंकि तुम लोग को समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन का आंसर इधर थे। ये स्लाइड अच्छे से पढ़ने से ये क्वेश्चन बन जाता है। डायरेक्ट तो नहीं आएगा, लेकिन उसी स्लाइड से घुमा के तुमको मैकेनिज्म पूछा जाएगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन कॉलेज में डायरेक्ट एकदम से नहीं आएगा। नेक्स्ट होता है कार्डियक मस्कुलिनिक रिसेप्टर, ये तो बहुत इजी है। कार्डियक मस्कुलिनिक रिसेप्टर क्या मतलब बेटा? कौन सी मस्कुलिनिक रिसेप्टर तुम्हारा कार्डियक मसल पे प्रेजेंट होता है। तो मस्कुलिनिक रिसेप्टर में मेनली क्या क्या होता है, M1, M2 और क्या होता है, M3 होता है। M1 मेनली कहाँ पे बोला था, ये होता है मेनली गैस्ट्रिक ग्लैंड पे, ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड पे मेनली प्रेजेंट होता है, स्टोमक याद रखना। M2 कहाँ पे होता है, मेनली हार्ट पे होता है। और जो तुम्हारा M3 होता है ये अलग अलग जगह पे प्रेजेंट होता है, जैसे तुम्हारा आई हो गया, और तुम्हारा यूट्रस हो गया, और तुम्हारा ब्लैडर हो गया, ये अलग अलग जगह पे जो है M3 जो होता है ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। आर दी M2 सब टाइप, ठीक है। M1 नहीं होगा क्योंकि M1 गैस्ट्रिक ग्लैंड पे प्रेजेंट होता है। ऑल आर सिलेक्टिवली ब्लॉक बाय द पायरेन्जेपाइन, नहीं, ये रिसेप्टर के बारे में पूछा गया था। तो पायरेन्जेपाइन किसका होता है, पायरेन्जेपाइन होता है M1 का ब्लॉकर, तो ये भी नहीं होगा। पायरेन्जेपाइन और टेलेंजेपाइन किसका ब्लॉकर होता है, M1 का सिलेक्टिव ब्लॉकर होता है पायरेन्जेपाइन और टेलेंजेपाइन, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा फंक्शन थ्रू PIP2 IP3 डैग पाथवे, ये भी नहीं होगा। क्यों क्यों नहीं होगा, क्योंकि PIP2 IP3 डैग पाथवे कब फॉलो होता है, जब रिसेप्टर GQ प्रोटीन मीडिएटेड होता है। इधर तुम्हारा M2 रिसेप्टर जो है, अगर इधर बोलता कि ये साइक्लिक एमपी, साइक्लिक एमपी पाथवे का बात किया जाता, फिर ये दोनों ऑप्शन जो है आंसर होता है, सी और डी दोनों आंसर होता। क्योंकि M2 का किस टाइप का रिसेप्टर है, मैंने पढ़ाया था GI है। तो GI होगा तो क्या होगा, ये साइक्लिक एमपी पाथवे फॉलो करेगा, एडिनाइलिन साइक्लिस वाला, एडिनाइलिन साइक्लिस साइक्लिक एमपी पाथवे फॉलो होगा इसमें। इधर क्या बोला गया, PIP2 IP3 डैग, तो ये GQ में फॉलो होता है। क्लियर? तो इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन होगा सी, M2 सब टाइप होगा। क्लियर है? सबको क्लियर है ना, समझ में आया? कि बाकी ऑप्शन देखो, ये M2 क्यों हो रहा है ये तो सबको समझ में आ रहा है, क्योंकि ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है कि M2 रिसेप्टर जो है वो हार्ट मसल पे, कार्डियक मसल पे प्रेजेंट होता है। लेकिन बाकी ऑप्शन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि जैसे पायरेन्जेपाइन वो M1 ब्लॉकर है, अगर M2 ब्लॉकर पूछा जाता फिर वो
तुम्हारा जो बी और सी दोनों आंसर होता है। या डी का जो मैकेनिज्म बताया गया है वो जीक्यू प्रोटीन मीडिएटेड रिसेप्टर के लिए, जैसे M1 है वो जीक्यू प्रोटीन मीडिएटेड होता है, उसके लिए वो फॉलो हो जाएगा। लेकिन M2 जो होता है वो GI मीडिएटेड होता है, तो अगर IP3 साइक्लिक एमपी या एडेनाइलिन साइक्लेस लिखा रहता तब दोनों आंसर होता। क्लियर। नेक्स्ट देखो इधर लिखा है M1 रिसेप्टर मेनली सिक्रेटरी ग्लैंड पे होता है, स्टोमक हो गया, सलिवरी ग्लैंड हो गया। नेक्स्ट होता है M2 रिसेप्टर मेनली हार्ट पे प्रेजेंट होता है, जो पूछा गया था क्वेश्चन में। M3 रिसेप्टर स्मूथ मसल में प्रेजेंट होता है, ये तो हमारा प्यूपिल, आई का प्यूपिल में प्रेजेंट होता है, और इधर ब्रोंकाई में और यूट्रस में भी प्रेजेंट होता है। और ये तो निकोटिनिक रिसेप्टर हो गया NM और NN। ठीक है, ये इसका भी लोकेशन याद रखना कि NM और NN मेनली स्केलेटल मसल पे होता है, और NN जो है ये ऑटोनोमिक गैंग्लिया पे होता है। ठीक है, ये तीन रिसेप्टर, ये जो मस्करनिक रिसेप्टर है ये सब क्या है, ये सब GPCR है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। ये क्या है, ये लिगैंड गेटेड आयन चैनल है। NM और NN किस टाइप का रिसेप्टर है, लिगैंड गेटेड आयन चैनल है। क्लियर। देखो ये सब पढ़ाया गया था तुम लोग को, ठीक है। इसके बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट हो जो तुमने गलत किए हो इसका आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, द स्मूथ मसल स्ट्रक्चर दैट इज रिलैक्स बाय द कोलिनर्जिक ड्रग। ठीक है, कौन सा स्ट्रक्चर है जो कोलिनर्जिक ड्रग के थ्रू रिलैक्स होता है, जहाँ पे कोलिनर्जिक ड्रग के थ्रू तुम्हारा रिलैक्सेशन आता है, ऐसे कौन सा स्मूथ मसल का स्ट्रक्चर है जो कोलिनर्जिक ड्रग के थ्रू रिलैक्स आता है। फर्स्ट देखो कोलोन। कोलोन बोले तो किसका बात हो रहा है, ये GIT के अंदर आएगा। GIT में क्या होता है, क्या बोला गया है, कोलिनर्जिक ड्रग मतलब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है तुम्हारा, पैरासिम्पैथेटिक का बात हो रहा है। अब तुम लोग बताओ कि पैरासिम्पैथेटिक में GIT में क्या होता है, स्टिमुलेशन होता है कि नहीं होता है, होता है स्टिमुलेशन। इधर किसका बात किया गया था, रिलैक्स, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। गैस्ट्रिक फंड, गैस्ट्रिक फंड बोले तो किसका बात हो रहा है, स्टोमक का बात हो रहा है। अब बताओ स्टोमक में क्या होता है, स्टिमुलेशन होता है कि नहीं होता है, स्टिमुलेशन होता है, तभी तो HCl का सिक्रेशन बढ़ता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट है तुम्हारा मेजर ब्रोंकाई। ठीक है, अब ब्रोंकाई बताओ, ब्रोंकाई में कौन सा रिसेप्टर होता है, M3 होता है, अभी पढ़ाया। M3 में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो ये भी नहीं होगा। क्या पूछा गया था, रिलैक्स कौन हो रहा है, ये जो ब्लाडर है, ब्लाडर में क्या होता है, जब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है तब इसमें होता है रिलैक्सेशन। ब्लाडर ट्राइगोन के बात किया गया, मतलब इसमें एक्चुअल में स्फिंक्टर का बात किया गया था। ठीक है, तुम लोग को याद है कि नहीं है कि स्फिंक्टर में जो होता है, स्फिंक्टर जो है ये तुम्हारा जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में रिलैक्स होता है। और जो ब्लाडर का डेट्रूसर मासल होता था, दो चीज में पढ़ाया था, ब्लाडर में जो डेट्रूसर मासल होता है, ये डेट्रूसर मासल क्या होता है, जब पैरासिम्पैथिक सिस्टम एक्टिवेट होता है तब ये स्टिमुलेशन होता है। अगर पूछा जाता है ब्लाडर का डेट्रूसर मासल, फिर ये भी आंसर नहीं होता। ठीक है, चार में से कोई भी आंसर नहीं होता, लेकिन कोई ना कोई तो आंसर होगा। तो फिर ये ब्लाडर ट्राइगोन का मतलब होता है, ये स्फिंक्टर के बारे में पूछा गया था जहाँ पे रिलैक्सेशन होता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में। ये भी उसी फ्लो चार्ट में मिल जाएगा, देखो जो अभी पढ़ाया इसमें। देखो ये देखो स्फिंक्टर, स्फिंक्टर में ये क्या है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, स्फिंक्टर में पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम क्या हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। अगर ब्लाडर का डेट्रूसर मसल, डेट्रूसर स्मूथ मसल पूछा जाता तब क्या होता था, कॉन्स्ट्रिक्ट होता था। क्लियर। ब्लाडर ट्राइगोन पूछा गया, इसका मतलब वो स्फिंक्टर के बारे में पूछा था, डेट्रूसर मसल के बारे में नहीं पूछा था। अगर डेट्रूसर मसल के बारे में पूछता फिर कॉन्स्ट्रिक्ट होता, वो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, और स्फिंक्टर जो है ये रिलैक्स होता है। क्लियर, इसलिए आंसर जो है ये ब्लाडर ट्राइगोन होगा। यही एक मतलब ऑर्गन सिस्टम है जो तुम्हारा कोलिनर्जिक, जब ड्रग जब दिया जाएगा, जब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा तब ये रिलैक्स करेगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था। पायरिडोस्टिग्माइन इज डिफर फ्रॉम द नियोस्टिग्माइन, इट इज मोर पोटेंट, नहीं ये पायरिडोस्टिग्माइन इससे ज्यादा पोटेंट नहीं है, ये दोनों सेम होता है। ठीक है, इन दोनों का पोटेंसी लगभग सेम है, पायरिडोस्टिग्माइन और नियोस्टिग्माइन, लेकिन दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है।
ये दोनों और भी एक चीज याद रखना है कि ये दोनों जो है पाइरिडोस्टिग्माइन और नियोस्टिग्माइन दोनों ही क्या है, वाटर सॉल्युबल है। मैंने बताया था क्लास में, पाइरिडोस्टिग्माइन, नियोस्टिग्माइन और एक ड्रग था इसके साथ जो वाटर सॉल्युबल में था, क्या नाम थे उसका बताओ। और ये क्या एड्रोफोनियम। होता है, কি বলছি? দাদা বলছে এড্রোফোনিয়ামটা বলেছিল, हाँ, একটা ওয়াটার ये সলিউবল। एड्रोफोनियम होता है। ठीक है, पेन से याद रखोगे। पी फॉर हो गया पाइरिडोस्टिग्माइन। ठीक है, एक क्वेश्चन जब पढ़ोगे उससे रिलेटेड क्या क्या और क्वेश्चन आ सकता है ये भी तुमको देखना होगा ना। चार ऑप्शन को ही जो है एनालिसिस करना होगा कि ये क्यों नहीं हो रहा है। एक पाइरिडोस्टिग्माइन हो गया, एक हो गया तुम्हारा एड्रोफोनियम और एक हो गया नियोस्टिग्माइन। ये तीनों ही क्या है, तुम्हारा वाटर सॉल्युबल है। और वाटर सॉल्युबल है तो क्या बोला गया था, वाटर सॉल्युबल है तो ये तुम्हारा क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड, ये क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड है। मतलब इसमें ऐसे अमोनिया के साथ क्या होगा, चार ग्रुप जो है जुड़ा रहेगा। ठीक है, तीन और एक हाइड्रोजन रहेगा, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इट्स ए लॉन्गर एक्टिंग। ठीक है, आंसर यही होगा कि जो पाइरिडोस्टिग्माइन है ये नियोस्टिग्माइन से ज्यादा लॉन्गर एक्टिंग होता है। ये क्या बोला गया है सी ऑप्शन में, इट प्रोड्यूस लेस मस्करेनिक साइड इफेक्ट। देखो मस्करेनिक तो इसका साइड इफेक्ट नहीं है क्योंकि दोनों ही क्या है, मस्करेनिक का एगोनिस्ट का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है इट डस नॉट हैव द एनी डायरेक्ट एक्शन ऑन द एनएम रिसेप्टर। ये भी गलत है क्योंकि इसका एक्शन एनएम रिसेप्टर पे है, डायरेक्ट एक्शन है। ये क्या काम करता है, एगोनिस्ट का काम करता है, डायरेक्ट काम करता है एगोनिस्ट पे। तो ये बोला गया कि डस नॉट हैव एनी डायरेक्ट एक्शन, तो ये भी गलत है। जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, इट इज ए लॉन्गर एक्टिंग। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 6 आ गया 6, व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग इन द ट्रीटमेंट ऑफ द ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग है। ये क्वेश्चन शायद मैं तुम लोग को नहीं बताया था क्लास में। देखो ऑर्गेनोफॉस्फेट, पहले इसका क्लासिफिकेशन एक बार देख लो। ठीक है, अच्छा ये ऐड नहीं किया गया है इसके साथ। ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ। ये जो ऑर्गेनोफॉस्फेट थे, एएनएस में ड्रग के जो क्लासिफिकेशन थे, उस क्लासिफिकेशन में क्या थे, क्लासिफिकेशन इधर है दूसरी साइड पे। नहीं है, चलो क्लासिफिकेशन नहीं है, मैं बता रहा हूँ देख लो। जो ऑर्गेनोफॉस्फेट क्या होता है, जो एएनएस में तुम्हारा ड्रग का क्लासिफिकेशन था, इसमें दो टाइप थे। एक था डायरेक्ट एक्टिंग, एक था इनडायरेक्ट एक्टिंग, ऐसे था। इनडायरेक्ट में दो थे, एक थे तुम्हारा इनडायरेक्ट वाले क्या करते थे, एसिटाइल कोलिनस्टेरेज जो एंजाइम थे इसको इनहिबिट करते थे ना। इसमें से दो थे, एक थे रिवर्सिबल। ये क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिंदगी भर कोई भी एग्जाम दोगे तो इससे क्वेश्चन आएगा। ये था इरिवर्सिबल, ये इरिवर्सिबल इस एंजाइम को ब्लॉक करते थे। रिवर्सिबल में आएगा तुम्हारा दो पार्ट आएगा फिर से, एक आएगा लिपिड सोल्यूबल, एक आएगा वाटर सोल्यूबल। और इरिवर्सिबल में क्या आता है, इरिवर्सिबल में भी यही ऑर्गेनोफॉस्फेट वाला जितने भी सारे कंपाउंड थे ये आते थे। क्लासिफिकेशन का स्लाइड देखोगे तो सब ड्रग का नाम पता चल जाएगा। ऑर्गेनोफॉस्फेट वाला जो जैसे तुम्हारा इसमें था क्या थे, वही पैराथायोन थे, पैराथायोन, मेलाथायोन, यही सब ड्रग इसमें थे। पैराथायोन, मेलाथायोन, टैबून, सेरिन, सोमान। जो तुम्हारा नार्व गैस होते थे, तीन ऐसे नाम थे, टैबून, सेरिन, सोमैन, ये सब के थे ऑर्गेनोफॉस्फेट में थे। अब ये जो ऑर्गेनोफॉस्फेट है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि ऑर्गेनोफॉस्फेट में पॉइजनिंग में हम क्या यूज करेंगे। इसमें जो तुम्हारा रिवर्सिबल थे, रिवर्सिबल में क्या क्या थे, फाइजोस्टिग्मिन थे, एक ही मैं अभी लेके चल रहा हूँ फाइजोस्टिग्मिन। इसके पॉइजनिंग के क्या ड्रग बताया गया था कि फाइजोस्टिग्मिन का अगर पॉइजनिंग होगा तो इसका पॉइजनिंग में दिया जाएगा तुम्हारा एट्रोपिन, डायरेक्ट एट्रोपिन दिया जाएगा क्योंकि क्या है, एट्रोपिन मस्केरेनिक ब्लॉकर है। एट्रोपिन जो है मस्केरेनिक रिसेप्टर ब्लॉकर है, इसीलिए फाइजोस्टिग्मिन की पॉइजनिंग में एट्रोपिन दिया जाएगा। लेकिन ये फाइजोस्टिग्मिन एक्चुअली ये रिसेप्टर में बाइंड करता है क्या, फाइजोस्टिग्मिन, फाइजोस्टिग्मिन रिसेप्टर में बाइंड ही तो नहीं करता है ना। फाइजोस्टिग्मिन सिर्फ क्या करता है, एसिटाइल कोलिन का जो ब्रेकडाउन होता है उस ब्रेकडाउन को इनहिबिट करता है, वो खुद नहीं बाइंड करता है। ये जाके कभी भी एम रिसेप्टर पे, मस्करेनिक रिसेप्टर पे बाइंड नहीं करेगा फाइजोस्टिग्मिन। ठीक है, ये कभी भी तो बाइंड नहीं करता है ना, ये रिसेप्टर एगोनिस्ट नहीं है, ये एंजाइम इनहिबिटर है, एसिटाइल कोलिनस्टेरेज एंजाइम इनहिबिटर है। तो किस टाइप का इनहिबिटर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये रिवर्सिबल इनहिबिटर है। मतलब एक बार एंजाइम को इनहिबिट करेगा, फिर कुछ टाइम बाद एंजाइम जो है दोबारा एक्टिवेट हो जाएगा।
लेकिन ये जो ऑर्गेनोफॉस्फेट है, ये ऑर्गेनोफॉस्फेट इरिवर्सिबली इनहिबिट करता है एंजाइम को। तो ये एक बार इनहिबिट कर देगा तो दोबारा एंजाइम जो है एक्टिवेट नहीं होगा, कभी भी एंजाइम जो है एक्टिवेट नहीं होता है। ठीक है, अगर मान लो किसी पेशेंट को ऑर्गेनोफॉस्फेट दे दिया गया तो क्या होगा, वो एंजाइम को इरिवर्सिबल इनहिबिट करेगा, इरिवर्सिबल इनहिबिट करेगा तो दोबारा उसके बॉडी में कभी भी एसिटाइल कोलिनस्टेरेज एंजाइम एक्टिवेट नहीं होगा। तो ऐसे होगा तो प्रॉब्लम क्या होगा, कभी भी एसिटाइल कोलिन का ब्रेकडाउन नहीं होगा, तो एसिटाइल कोलिन का कॉन्सेंट्रेशन ऐसे ही दिन दिन उसके बॉडी में बढ़ते जाएगा, तो फिर ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। इसीलिए ये कब होगा, जब किसी पेशेंट को ऑर्गेनोफॉस्फेट दिया जाएगा, वही होता है ऑर्गेनोफॉस्फेट का पॉइजनिंग। तो इस टाइम पे हम लोग क्या करना पड़ेगा, ये जो एंजाइम होता है जिसको इरिवर्सिबली इनहिबिट कर दिया गया था एसिटाइल कोलिनस्टेरेज, इसको दोबारा रीएक्टिवेट करना पड़ेगा एंजाइम को, रीएक्टिवेट करना पड़ेगा एंजाइम को, तभी जाके ये एसिटाइल कोलिन का जो कॉन्सेंट्रेशन दिन दिन इंक्रीज हो रहा है ये डिक्रीज होगा। इसीलिए एंजाइम को दोबारा एक्टिवेट करने के लिए जो ड्रग यूज होता है उसको हम कहते हैं 2-पैम, इसको शॉर्ट में 2-पैम भी कहा जाता है, और इसी को ही बोलता है प्रेलिडॉक्साइम। ये क्लास में नहीं पढ़ाया था प्रेलिडॉक्साइम। तो प्रेलिडॉक्साइम वो ड्रग है जो एसिटाइल कोलिनस्टेरेज एंजाइम को रीएक्टिवेट कर सकता है, जो ऑर्गेनोफॉस्फेट के पॉइजनिंग के वजह से पूरी तरीके से इनहिबिट हो गया था, उस एंजाइम को रीएक्टिवेट कर सकता है। तो ये पावर सिर्फ पैलिडॉक्सिन के पास ही है। एट्रोपिन क्या करता है, मैक्सिमम स्टूडेंट इसी में शायद आंसर लगाया होगा कि एट्रोपिन सल्फेट जो है इसमें यूज होता है। एट्रोपिन सल्फेट इसमें डायरेक्टली यूज नहीं होता है। ठीक है, इसमें सबसे अच्छा यूज होने वाली ड्रग आंसर ये होगा, प्रेलिडॉक्सिन होगा। क्यों होगा मैंने बताया, क्योंकि एट्रोपिन क्या करता है, जाके एम रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। क्यों ब्लॉक करता है कि एसिटाइल कोलिन ये ब्लॉक करेगा तो एसिटाइल कोलिन इसमें बाइंड नहीं हो पाएगा। लेकिन जब ऑर्गेनोफॉस्फेट दिया जाता है तब एसिटाइल कोलिन का लेवल बॉडी में इतना बढ़ जाता है कि एट्रोपिन को ब्लॉक करने के बाद भी वो जाके बाइंड कर सकता है एसिटाइल कोलिन, क्योंकि उसका कॉन्सेंट्रेशन तो बॉडी में बहुत हाई हो चुका है एसिटाइल कोलिन। ऑर्गेनोफॉस्फेट इरिवर्सिबली बंद किया है एंजाइम को तो बहुत हाई हो चुका है। इसीलिए ऑर्गेनोफॉस्फेट के पॉइजनिंग अगर पूछा जाएगा, क्योंकि ये इरिवर्सिबल ब्लॉक कर रहा है, तो इसका पॉइजनिंग पूछा जाएगा तो तुम्हारा आंसर जो है वो प्रेलिडॉक्सिन में जाएगा, क्योंकि ये एंजाइम को दोबारा एक्टिवेट कर सकता है जो एट्रोपिन नहीं कर सकता है। एट्रोपिन सिर्फ रिसेप्टर ब्लॉक कर सकता है, तो इसीलिए आंसर जो है ये प्रेलिडॉक्सिन होगा। ठीक है, अगर मान लो ऑप्शन में प्रेलिडॉक्सिन नहीं है, क्वेश्चन के ऑप्शन में ऑर्गेनोफॉस्फेट पूछा गया और प्रेलिडॉक्सिन नहीं है, फिर तुम इसमें जाओगे, एट्रोपिन में जाओगे। ठीक है, फिर आंसर एट्रोपिन की तरफ जाएगा। और अगर ऑप्शन में ऐसे मान लो और एक ऑप्शन में इधर ऐड कर देता हो कि बोथ ए एंड सी, ए एंड सी दोनों आंसर होगा, फिर आंसर इसमें जाएगा। क्लियर है, ये तुम्हारा फर्स्ट चॉइस है प्रेलिडॉक्सिन, ये सेकंड चॉइस है। अगर दोनों ऑप्शन में बोथ होगा, अगर बोथ ऑप्शन में रहेगा तो बोथ में आंसर जाएगा, और दोनों इंडिविजुअली रहेगा तो हमेशा क्या होगा, फर्स्ट चॉइस जो है वही पे आंसर जाएगा, प्रेलिडॉक्सिन जो है वही मेन आंसर होगा। क्लियर है सबको। और अगर फाइजोस्टिगमिन पूछा जाता फिर नो डाउट तुम्हें डायरेक्ट तुमको एट्रोपिन लगाना पड़ता है। ठीक है, फाइजोस्टिगमिन पॉइजनिंग पूछा जाएगा तो डायरेक्ट एट्रोपिन लगाओ, क्योंकि इसमें एंजाइम का उतना रोल नहीं होता है, क्योंकि ये इरिवर्सिबल एंजाइम को ब्लॉक करता है। सबको समझ में आया, क्लियर। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस स्लाइड में वही लिखा था, फाइजोस्टिगमिन के ड्रग ऑफ चॉइस देखते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द एट्रोपिन पॉइजनिंग में फाइजोस्टिगमिन यूज हो सकता है, और एट्रोपिन फाइजोस्टिगमिन के पॉइजनिंग में यूज हो सकता है। क्लियर। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, एट्रोपिन प्रोड्यूस द फॉलोइंग एक्शन एक्सेप्ट, कौन सा एक्शन एट्रोपिन नहीं प्रोड्यूस करता है। तो एट्रोपिन किस टाइप का ड्रग है, एंटी कोलिनर्जिक है। एंटी कोलिनर्जिक मतलब ये क्या करेगा, सब हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को इंक्रीज करेगा। तो हार्ट रेट इंक्रीज करेगा तो टैकीकार्डिया होगा, होगा, तो ये आंसर नहीं होने वाला है। ठीक है, ये आंसर नहीं है। एक्सेप्ट पूछा गया था, कौन सा एक्शन नहीं आता है, टैकीकार्डिया तो आता है एट्रोपिन में। ड्राइनेस ऑफ माउथ आता है, आता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। माइड्रियसिस होता है एट्रोपिन में, होता है। एट्रोपिन किस टाइप का माइड्रियसिस करता है, ये तुम लोग बताओगे, एक्टिव माइड्रियसिस करता है या पैसिव माइड्रियसिस करता है एट्रोपिन, एक्टिव करता है या पैसिव करता है एट्रोपिन, सब भूल गए पैसिव। हो तुम।
पैसिव करता है विथ क्या होता है साइक्लोपेविया, मतलब क्लियरी मसल का पैरालिसिस करके ये माइड्रेसिस करता है, तो ये भी एक्शन एट्रोपिन पे आता है, नहीं होगा। तो कौन सा बचा है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। एट्रोपिन क्या करता है, एट्रोपिन करता है यूरिनरी रिटेंशन, इसके साथ यूरिनरी रिटेंशन का ऑपोजिट होता है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, ठीक है। एट्रोपिन ये करता है यूरिनरी रिटेंशन करता है एट्रोपिन। ऑप्शन में क्या थे यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, तो ये एक्शन एट्रोपिन के थ्रू नहीं आता है, एक्सेप्ट पूछा गया था तो यही आंसर होगा। देखो ये धातुरा करके मैंने पढ़ाया था तुम लोग को, क्या क्या एडवर्स इफेक्ट आ सकता है, ड्राई माउथ इसमें आता है, ट्रैकिकार्डिया आता है, तुम्हारा यूरिनरी रिटेंशन आता है, तो तीनों आता है, कौन नहीं आता है, यही जो ऑप्शन में था यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, ये नहीं आता है। क्लियर, ये मैंने स्टार भी लगाया था, देखा है 4 स्टार लगाया, ठीक है। हर एक एग्जाम में इसका एडवर्स इफेक्ट को घुमा फिरा के पूछा जाता ही जाता है, ठीक है, एट्रोपिन का एडवर्स इफेक्ट हमेशा पूछा जाता है। नेक्स्ट देखो ए सिलेक्टिव ब्लॉकर M1 मस्करिनिक रिसेप्टर, ठीक है। M1 का सिलेक्टिव ब्लॉकर का नाम क्या है, तुम लोग को एक मैं टेबल कराया था जिसमें M1 का सिलेक्टिव एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट का नाम बताया गया था, देख लो पहले टेबल। ये देखो ये टेबल कराया था मैं, लिखा था, लिखने के लिए बोला था तुम लोग को नोट करने के लिए। M1 का क्या बताया गया था, ट्रिक ओटीपी बोला था, ओ फॉर ऑक्सीटिमोरिन जो इसका एगोनिस्ट है, और एंटागोनिस्ट में 2 है, टेलेंजेपाइन पायरेंजेपाइन, ठीक है। यही ऑप्शन पे है ना, पायरेंजेपाइन देखो M1 का स्पेसिफिक एंटागोनिस्ट। M2 का क्या थे, M2 का था MMT, M फॉर मिथाकोलिन एगोनिस्ट है, एंटागोनिस्ट में कौन कौन सा है, मिथोट्रामाइन और ट्रिप्टामाइन। और ये था तुम्हारा M3 रिसेप्टर जहाँ पे क्या बोला था BDS बोला था, B फॉर बेथानिकोल जो एगोनिस्ट था, और D फॉर डेरिफेनासिन और टोलिफेनासिन ये दोनों एंटागोनिस्ट था। तो M1 का स्पेसिफिक एंटागोनिस्ट हो गया पायरेंजेपाइन, ये देखो ऑप्शन में लास्ट ऑप्शन में थे पायरेंजेपाइन, तो इन तीनों में से कोई नहीं होगा। पायरेंजेपाइन और इसके साथ और एक नाम क्या था टेलेंजेपाइन, जो ऑप्शन में रहेगा उसमें लगाना। नेक्स्ट है द रेट लिमिटिंग एंजाइम इन द सिंथेसिस ऑफ कैटेकोलैमिन। कैटेकोलैमिन सिंथेसिस में रेट लिमिटिंग एंजाइम क्या है, देखो इसमें से 2 ऑप्शन सेम हो गया था, शायद इसमें सही आंसर थे, करेक्ट आंसर थे, जो ए में लगाए होंगे उसको करेक्ट हुआ, जो बी में लगाया होगा उसको शायद इनकरेक्ट हो गया। ये एक्चुअल में मेरा गलती था, वो एक ही ऑप्शन 2 में चला गया था, एक ही आंसर 2 ऑप्शन में हो गया। तो ये दोनों ही सेम है, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज जो है इसका रेट लिमिटिंग एंजाइम होता है, कैसे होता है, देखो ये जो टायरोसिन है और टायरोसिन, ठीक है, टायरोसिन से ही क्या बनता है लिवोडोपा बनता है ना, इधर क्या एंजाइम लगता है टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज, फिर तो लिवोडोपा से तुम्हारा डोपामिन बनता है जो मैंने कराया था फ्लोचार्ट। तो यही टायरोसिन जो होता है यही रेट लिमिटिंग एंजाइम होता है, ठीक है, यही रेट लिमिटिंग एंजाइम होता है, और इस स्टेप को ही हम रेट लिमिटिंग स्टेप भी कहता है, रेट लिमिटिंग स्टेप भी कहता है, और इसी में जो एंजाइम लगता है टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज यही होता है तुम्हारा रेट लिमिटिंग एंजाइम, ठीक है। तो ये दोनों आंसर होगा, डोपामिन बीटा हाइड्रोक्सिलेज नहीं होगा, नॉरएड्रेनालिन एन मिथाइल ट्रांसफरेज नहीं होगा, ये अलग जगह पे यूज होता है। देखो यही फ्लोचार्ट कराया गया था तुम लोग को, यही स्टेप देखो टायरोसिन से एल डोपा बन रहे थे, इधर क्या एंजाइम लग रहे थे टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज, यही इसी को यही क्या है यही रेट लिमिटिंग एंजाइम है। फिर लिवोडोपा से डोपामिन, जहाँ पे डोपामिन बीटा हाइड्रोक्सिलेज लगता है, और ये नॉर एड्रेनालिन से जब एड्रेनालिन बनेगा तब ये लगेगा एन मिथाइल ट्रांसफरेज, ठीक है। तो ये तीनों में से कौन सा हुआ, एन मिथाइल ट्रांसफरेज तुम्हारा नहीं होगा, डोपा डी कार्बोक्सिलेज तो नहीं होगा, आंसर होगा कौन सा ये टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज। क्लियर है, ये फ्लोचार्ट भी करा गया था, इसको भी मैं स्टार लगा रही हूँ, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये फ्लोचार्ट कैटेकोलैमिन का जो सिंथेसिस है। नेक्स्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग द एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एक्सेप्ट, कौन सा जो तुम्हारा स्टेटमेंट है एड्रेनर्जिक रिसेप्टर से वो सही नहीं है, गलत है। ट्रू बाद में एक्सेप्ट लगाया गया है, मतलब तुम सीधा सीधा क्या तुमको देखना है कौन फॉल्स है, ट्रू बाद में एक्सेप्ट लगाया गया है, मतलब तुमको सीधा सीधा देखना है कौन सा स्टेटमेंट जो है फॉल्स है, गलत है, यही देखना है ना। नॉर एड्रेनालिन स्टिमुलेट द बीटा 1 रिसेप्टर, ये सही है, नॉर एड्रेनालिन बीटा 1 का एगोनिस्ट होता है, तो ये सही हो गया। नेक्स्ट है अल्फा 2 रिसेप्टर स्टिमुलेशन इनहिबिट द ट्रांसमीटर रिलीज, अल्फा 2 रिसेप्टर को अगर स्टिमुलेट किया जाएगा तो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज इनहिबिट हो जाएगा, ये भी सही है। क्यों, अल्फा 2 क्या बताया गया था,
GI है मतलब इसमें जब एगोनिस्ट बाइंड करेगा तो ये क्या करेगा, ये इनहिबिट करेगा किसको, नॉर एड्रेनालिन की रिलीज को। तो वही बोला गया है अल्फा 2 रिसेप्टर स्टिमुलेशन इनहिबिट ट्रांसमीटर रिलीज, ये भी सही है। अल्फा 1 रिसेप्टर आर यूजुअली प्रेजेंट प्री साइनेप्टिक। देखो ये प्री साइनेप्टिक में कौन प्रेजेंट होता है, प्री साइनेप्टिक में, ये तो 2 है, प्री साइनेप्टिक में प्रेजेंट होता है अल्फा 2, ये होता है प्री साइनेप्टिक। अल्फा 1 क्या होता है, ये पोस्ट साइनेप्टिक प्रेजेंट होता है मेनली। सही स्टेटमेंट गलत हो गया तुम्हारा, तो ये जो है यही आंसर होगा, ये दोनों नहीं होगा। ये स्टेटमेंट सही था लेकिन आंसर नहीं होगा, ठीक है, इसीलिए मैं काट रहा हूँ। ये स्टेटमेंट गलत है, वही पूछा था क्वेश्चन में कौन सा स्टेटमेंट गलत है बताओ, तो यही स्टेटमेंट गलत निकल गया कि अल्फा 1 पोस्ट सिनेप्टिक प्रेजेंट होता है और बीटा 1 रिसेप्टर प्रीडोमिनेटली फाउंड इन द हार्ट, ये तो एकदम सही है। तुम लोग को पता है कि बीटा 1 हार्ट में मिलता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर हो गया अल्फा 1 जो है प्री सिनेप्टिक नहीं, वो पोस्ट सिनेप्टिक प्रेजेंट होता है। प्री सिनेप्टिक कौन होता है, अल्फा 2 होता है। क्लियर। देखो इसमें तुम लोकेशन सबका देख सकते हो। अल्फा 1 में क्या है, अल्फा 1 मेनली तुम्हारा कहाँ पे होता है, ये तुम्हारा वास्कुलर स्मूथ मसल में होता है, जेनिटरी ट्रैक्ट स्मूथ मसल में होता है, और तुम्हारा स्फिंक्टर में भी होता है, लेकिन हर एक जगह में ये कहाँ होगा, ये प्री सिनेप्टिक प्रेजेंट होगा है, ठीक है, सॉरी प्री सिनेप्टिक नहीं, ये पोस्ट सिनेप्टिक होता है। क्वेश्चन में पूछा गया था कि बोला गया था स्टेटमेंट में अल्फा 1 प्री सिनेप्टिक होता है, जो गलत थे। ये अल्फा 2 के केस में देख सकते हो, ये प्री जंक्शनल नर्व एंडिंग में प्रेजेंट होता है। क्लियर। और ये देखो नॉन एड्रेनालिन की रिलीज को इनहिबिट करता है, इधर भी लिखा था कि रिस्पॉन्स में क्या आएगा कि नॉन एड्रेनालिन की रिलीज को ये इनहिबिट करेगा, जो अल्फा 2 है। और बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 का भी लोकेशन देख सकते हो। बीटा 1 मेनली हार्ट और तुम्हारा जैक्स्ट्राग्लैंडुलर सेल ऑफ कहाँ पे, किडनी में प्रेजेंट होता है, बीटा 1 हार्ट और किडनी में प्रेजेंट होता है। बीटा 2 मेनली स्मूथ मसल पे प्रेजेंट होता है। बीटा 3 एडिपोज टिश्यू में मेनली प्रेजेंट होता है। क्लियर। नेक्स्ट देखो, टेंसुलोसिन ब्लॉक द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर, ये सबसे इजी क्वेश्चन था कि टेंसुलोसिन कौन सा ब्लॉक करता है, किसको ब्लॉक करता है। पहला ऑप्शन ही जो है इसका आंसर होगा, टेंसुलोसिन किसको, अल्फा 1 को ब्लॉक करता है, अल्फा 2 को नहीं, बीटा 1 को नहीं, बीटा 2 को भी नहीं है। इसका क्लासिफिकेशन में ही इसका आंसर था, टेंसुलोसिन का क्लासिफिकेशन देख लो। अल्फा एडिनर्जिक ब्लॉकर में एक था तुम्हारा नॉन सिलेक्टिव, एक था सिलेक्टिव ब्लॉकर। सिलेक्टिव ब्लॉकर में देख लो, जो अल्फा 1 सिलेक्टिव था इसी में आ जाएगा तुम्हारा टेम्सुलोसिन। पहले तो एक आएगा, ये तो आएगा जोसिन क्लास की ड्रग, जितने भी जोसिन नाम का है, प्राजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन, अल्फाजोसिन, ये ब्लॉक करता है। और उसके साथ टेम्सुलोसिन जो है वो सिलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर में आता है। क्लियर। सिलेक्टिव अल्फा 2 ब्लॉकर का नाम याद रखना क्या है, इयोहिम्बिन। और नॉन सिलेक्टिव में देखोगे, नॉन सिलेक्टिव में क्या होता है, नॉन सिलेक्टिव में मेनली होता है, एक होता है फेनॉक्सीबेंजामिन, और होता है क्या तुम्हारा ये एर्गोट डेरिवेटिव होता है, और ये मिसलेनियस में क्लोरप्रोमाजाइन होता है। मेनली यही याद रख के चलो कि नॉन सिलेक्टिव में जो होता है फेनॉक्सीबेंजामिन। और ये फेनॉक्सीबेंजामिन कहाँ पे यूज होता है, ये भी तुम्हारा क्वेश्चन में था। फेनॉक्सीबेंजामिन यूज होता है एड्रिनल ग्लैंड के ट्यूमर में, जिसको हम फियोक्रोमोसाइटोमा कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ही मिल जाएगा शायद, देखो हाँ ये देखो, द ड्रग ड्यूरिंग द प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन ऑफ द सर्जिकल एक्सिशन ऑफ द फियोक्रोमोसाइटोमा, ठीक है, ये एक साथ में होता। फियोक्रोमोसाइटोमा में कौन सी ड्रग जो है वो यूज होता है, एटेनोलॉल नहीं होता है, क्योंकि क्या है ये बीटा 1 ब्लॉकर है एटेनोलॉल। फेनेक्सोबेंजामिन क्या है, यही है तुम्हारा आंसर। ये क्या थे, ये नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर है ये, ठीक है, ये नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर है। क्लोनिडीन जो थे ये अल्फा 2 एगोनिस्ट है। फेंटोलामिन जो है ये भी तुम्हारा नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर है, लेकिन मेनली यूज होता है कौन, तुम्हारा फेनॉक्सीबेंजामिन। पेंटोलामिन कहाँ पे यूज होता है, ये यूज होता है चीज रिएक्शन पे, याद रखना अच्छे से। फेंटोलामिन मेनली यूज होता है चीज रिएक्शन पे, और तुम्हारा जो फिनॉक्सीबेंजामिन है ये यूज होता है फियोक्रोमोसाइटोमा में। फियोक्रोमोसाइटोमा का मतलब क्या है, एड्रिनल ग्लैंड जो होता है हमारे बॉडी में, एड्रिनल ग्लैंड की ट्यूमर, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड में जब ट्यूमर हो जाता है उसका हम फियोक्रोमोसाइटोमा कहता है। इसमें ड्रग जो होता है, ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है उसका फिनॉक्सीबेंजामिन। देखो ये फिनॉक्सीबेंजामिन का यूज में लिखा था।
ये जब मैं पढ़ाया था फियोक्रोमोसाइटोमा एड्रिनल ग्लैंड के ट्यूमर कहता है, इसमें डार्क जो है ये फेनॉक्सीबेंजामिन यूज होता है। ये फेंटोलामिन के बाद ये यूज लिखा है, मतलब ऐसे मत समझ लेना कि ये यूजेस जो है ये सिर्फ फेंटोलामिन का है, फेंटोलामिन का यूजेस नहीं है, ये दोनों का ओवरऑल यूजेस लिखा था। ठीक है, स्लाइड में दोनों का ओवरऑल यूजेस लिखा था। तो फेनॉक्सीबेंजामिन मेनली फियोक्रोमोसाइटोमा में यूज होता है। चीज रिएक्शन पे देखो, इधर भी मैंने लिख दिया था कि चीज रिएक्शन पे तुम्हारा जो है फेंटोलामिन यूज होता है। ठीक है, अब ये जो चीज रिएक्शन है ये क्या होता है, चीज रिएक्शन में ये तुम लोग मुझे बताओ, चीज रिएक्शन क्या होता है। नेक्स्ट देखो 14, चीज रिएक्शन में क्या होता है, किसी को नहीं याद है चीज रिएक्शन में क्या प्रॉब्लम क्या होता है, पेशेंट को मेनली क्या सिम्टम दिखता है चीज रिएक्शन पे। क्या बात है, किसी को नहीं याद है चीज रिएक्शन में क्या प्रॉब्लम होता है। দাদা ওই যে বিপি ইনক্রিজ করে আর মানে ব্লাড প্রেশার কনস্ট্রিক্ট করেছে। ব্লাড প্রেসার বেড়ে যায়, কি বললি আমি হ্যাঁ বুঝতে বেশি। পারলাম না। মানে চিজের সাথে মানে চিজের সাথে যদি টাইরামিন কন্টেনিং কোনো ফুড নেওয়া হয় হুম। তাহলে হচ্ছে হ্যাঁ। যে এখানে ইয়ে হয় আর কি, মানে বিপি ইনক্রিজ করে, ব্লাড প্রেশার বেড়ে যায়, তো তখন ফেন্টিলামিন দেওয়া হয়। হুম। तो चीज रिएक्शन में प्रॉब्लम होता है कि कोई भी पेशेंट अगर सिलेक्टिव माओ इनहिबिटर के साथ ये तुम्हारा टायरामिन कंटेनिंग का फूड जो ले रहा है, क्योंकि ये जो टायरामिन कंटेनिंग फूड होता है इसमें बहुत हाई अमाउंट में क्या होता है चीज प्रेजेंट होता है, उसका ब्रेकडाउन के लिए उस एंजाइम का जरूरत होता है जो मोनोएमिन ऑक्सीडेज है, और तुम उसको अलग से इनहिबिटर लेके रखा हो मोनोएमिन ऑक्सीडेज का, तो वो एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा, उसका ब्रेकडाउन नहीं कर पाएगा। इसीलिए ये चीज जो होता है ये बहुत ज्यादा हमारा ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर सकता है, इसी को हम बोलते हैं चीज रिएक्शन। नेक्स्ट है 14, old patient taking beta blocker for a longer time, which with the following disease can be developed in their body। फर्स्ट क्या है एस्थमा, एस्थमा अभी तक तुम लोग को पढ़ाया नहीं गया, ये शायद तुम आंसर नहीं कर पाओगे भी तो ठीक है, क्योंकि ये सारे डिजीज अभी तक तुम लोग को नहीं पढ़ाया गया था। फिर भी जो अच्छे से बीटा ब्लॉकर में पढ़ाया था तो उसको क्लास को किया होगे तो कर पाओगे आंसर। देखो, अगर कोई भी पेशेंट बीटा ब्लॉकर को बहुत लॉन्ग टाइम से ले रहा है, ठीक है, देखो बीटा ब्लॉकर जो होता है ये क्या करता है, ये मेनली जो क्वेश्चन किससे रिलेटेड पूछा गया था, बीटा ब्लॉकर एस्थमा करता है, सीएचए, ब्रैडिकार्डिया ऑल क्या करता है। तो बीटा ब्लॉकर अगर कोई भी पेशेंट बहुत टाइम तक ले रहे हैं तो बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा, मेनली मान के चलो कि बीटा 1 का बात हो रहा है या बीटा 2 का बात हो रहा है। तो बीटा 1 को अगर मैक्सिमम टाइम तक ब्लॉक करेगा तो क्या होगा, जो हार्ट रेट है ये डिक्रीज होगा, हार्ट का फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ये भी डिक्रीज होगा, हार्ट का जो कॉन्डक्शन रेट है ये भी क्या होगा, ये भी डिक्रीज ही होगा। अगर लॉन्ग टाइम तक कोई पेशेंट बीटा ब्लॉकर ले रहे हैं, तो लॉन्ग टाइम तक अगर बीटा ब्लॉकर ले रहे हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या आएगा, ये हार्ट में हार्ट रेट, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कंडक्शन ये सब डिक्रीज होता जाएगा। उसके साथ नेक्स्ट ऑप्शन में क्या थे, पहले पहला ऑप्शन देखो एस्थमा, एस्थमा में क्या प्रॉब्लम होता है पेशेंट को, एस्थमा में प्रॉब्लम होता है कि जो ब्रोंकाई है ये ब्रोंकाई कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, ब्रोंकाई कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है। तो बीटा ब्लॉकर लेने के वजह से अगर बहुत टाइम तक कोई पेशेंट जो है बीटा ब्लॉकर को ले रहे हैं तो उसका जो ब्रोंकाई है ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो सकता है क्या, कॉन्स्ट्रिक्ट हो सकता है। अगर पेशेंट नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर ले रहे हैं, ठीक है, अगर नॉन सिलेक्टिव ले रहे हैं फिर ये बीटा 1 को भी ब्लॉक करेगा, बीटा 2 को भी ब्लॉक कर सकता है। अगर बीटा 2 को अगर ज्यादा टाइम के लिए ब्लॉक करेगा तो उसमें क्या हो सकता है, पेशेंट का एस्थमा प्रेसिपिटेट होने का चांसेस बढ़ जाता है। ठीक है, अगर नॉन सिलेक्टिव ले रहे हैं तो उसके साथ क्या है, ये जो सीएचएफ है, सीएचएफ कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर, ठीक है, कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर में प्रॉब्लम क्या होता है, जो हमारा हार्ट है ये ब्लड को पंप नहीं कर पाता है, हार्ट डू नॉट पंप द ब्लड, हार्ट डू नॉट पंप ब्लड, ये ब्लड को पंप नहीं कर पाता है, इसका जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होता है ये डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर में प्रॉब्लम यही होता है कि हार्ट के पास पावर नहीं रहता है कि वो ब्लड को पंप कर पाएगा, हार्ट बहुत ज्यादा वीक पड़ जाता है। ठीक है, तो ये भी नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर लो या चाहे सिलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर लो उसके वजह से ये प्रॉब्लम आ सकता है। नेक्स्ट क्या है ब्रैडिकार्डिया, ब्रैडिकार्डिया हम किसको कहते हैं, जब हार्ट रेट डिक्रीज हो जाता है,
तो ये भी आ सकता है बीटा ब्लॉकर लेने के वजह से। तो ऑप्शन क्या होगा, ये तीनों ही दिख सकता है तुम्हारा बीटा ब्लॉकर लेने के वजह से। तो ऑप्शन जो है आंसर में क्या होगा, ऑल होगा। ये तीनों ही प्रॉब्लम दिख सकता है बीटा ब्लॉकर लॉन्ग टाइम तक लेने के लिए। एस्थमा भी हो सकता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी हो सकता है और ब्रैडिकार्डिया भी हो सकता है। क्लियर है, इसलिए ऑप्शन जो होगा लास्ट होगा ऑल वाला। देखो इसमें तुम्हारा उसको एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो कि देखो कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर लेगा तो हार्ट रेट, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, एबी कंडक्शन ये सब डिक्रीज होगा। ऊपर से तुम्हारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या होगा, ये बीटा टू को ब्लॉक करे, अगर नॉन सिलेक्टिव ले रहे हो फिर बीटा टू को ब्लॉक करते जाएगा, बीटा टू को ब्लॉक करते जाएगा तो तुम्हारा जो एस्थमा है वो प्रेसिपिटेट हो सकता है। और तुम्हारा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में भी जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज होने के वजह से कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वाला प्रॉब्लम आता है, तो वो भी तुम्हारा प्रेसिपिटेट हो सकता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। इसलिए तीनों प्रॉब्लम जो है बीटा ब्लॉकर में देख सकता है अगर कोई पेशेंट लॉन्ग टाइम तक ले रहे हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लेबेटालोल डिफर फ्रॉम द प्रोपानोनॉल इन दैट। ठीक है, प्रोपानोनॉल क्या है, प्रोपानोनॉल है तुम्हारा नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, ये नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है। लेबेटालोल क्या है, लेबेटालोल थे अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर, यही थे लेबेटालोल, अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर में लेबेटालोल थे। तो ऑप्शन क्या थे, इट इज ए सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, नहीं लेबेटालोल सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इट डस नॉट अंडरगो द फर्स्ट फर्स्ट मेटाबॉलिज्म, ये फर्स्ट फर्स्ट मेटाबॉलिज्म पे नहीं जाता है, ये भी गलत है, ये फर्स्ट फर्स्ट मेटाबॉलिज्म पे जाता है जो लेबेटालोल होता है। नेक्स्ट है बोथ वन ऑफ दम, ये भी आंसर नहीं होगा। लास्ट क्या है, इट हैज एडिशनली अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी, यही होगा, क्योंकि लेबेटालोल जो थे ये हमने बताया था, लेबेटालोल जो के पास अल्फा प्लस बीटा दोनों ब्लॉक करने का प्रॉपर्टी होता है। ये देखो बीटा ब्लॉकर साथ में अल्फा ब्लॉकिंग एक्टिविटी, या फिर वैसोडायलेटरी प्रॉपर्टी भी हम इसको कह सकते हैं। अल्फा को ब्लॉक करने की वजह से वैसोडायलेटरी प्रॉपर्टी आता है, क्योंकि अल्फा अल्फा मतलब इधर मेनली अल्फा वन का बात कर रहे हैं, ठीक है। जिधर भी अल्फा बोलूंगा मान लेना कि अल्फा वन का बात हो रहा है, अल्फा टू ज्यादा नहीं होगा उसके बाद, क्योंकि वो ऑटो रिसेप्टर है। तो अल्फा वन ब्लड वेसल में प्रेजेंट होता है, जीक्यू मीडिएटेड होता है, इसको ब्लॉक करने की वजह से तुम्हारा वेसोडायलेशन आता है। तो इसमें से भी तुम देख सकते हो कौन सी नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर के पास ये प्रॉपर्टी होता है, कौन सी सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर के पास ये वैसोडायलेटरी प्रॉपर्टी होता है। तो नॉन सिलेक्टिव में लेबेटालोल, कार्बेडिलॉल और कार्टिलॉल तीनों ड्रग आता है, और सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर विथ एडिशनली अल्फा वन ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी, इसमें दो आता है, बिटेक्सोलॉल और सेलिप्रोलॉल। टोटल में 5 ड्रग ऐसे हैं बीटा ब्लॉकर की क्लास में जिसके पास अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी है एडिशनली। तो ऑप्शन में क्या थे कि ये लेबेटालोल के पास दोनों अल्फा प्लस बीटा ब्लॉक करने का प्रॉपर्टी होता है, तो यही आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो, दी एंटीकोलिनर्जिक डिराइव फ्रॉम द नेचुरल सोर्स, कौन सा एंटीकोलिनस्टेरेज, एंटीकोलिनर्जिक नहीं एंटीकोलिनस्टेरेज, कौन सा एंटीकोलिनस्टेरेज जो है जो नेचुरल सोर्स से मिलता है। ये तो तुम्हारा पढ़ाया गया था कि ये पाइडोस्टिगमाइड मिलता है, नहीं मिलता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। नियोस्टिगमाइड नहीं मिलता है, ये सब सिंथेटिक होता है। पैक्रिन जो है नहीं मिलता है, कौन मिलता है, पाइजोस्टिगमिन। ये क्या है, अल्कालॉइड है, क्लास में पढ़ाया था, ये अल्कालॉइड है। और इसको फाइजोस्टिग्मा एमुआ, क्या प्लांट एक का नाम था मैं भी भूल गया, देखो ये प्लांट का नाम था फाइजोस्टिग्मा वेनेनोसा, ठीक है। इस प्लांट से ये अल्कालॉइड है, फाइजोस्टिग्मा वेनेनोसम प्लांट से इस फाइजोस्टिग्मिन को मिलता है। तो यही क्या है, नेचुरल है, बाकी जो थे तुम्हारा नियोस्टिग्माइन, नाइट्रोफोनियम टैक्टिन ये सब सिंथेटिक कंपाउंड है, ठीक है। तो कुछ अल्कालॉइड होता है, कुछ ग्लाइकोसाइड ऐसे होता है कॉग्निशन में जो तुम्हारा जिसके पास अच्छा बायोलॉजिकल एक्टिविटी होता है, जो हम कोलॉजी में भी पढ़ता है, जैसे तुम्हारा ये फाइजोस्टिग्मिन हो गया, जैसे तुम्हारा पिलोकार्पिन होता है ना, पिलोकार्पिन भी क्या है, वो भी तुम्हारा अल्कालॉइड है। पिलोकार्पस जैबोरिंडस प्लांट से मिलता है, जिसका जो ग्लाउकोमा में अच्छा यूज होता है, जिसके पास मायोसिस करने का प्रॉपर्टी होता है। तो वो भी याद रखना कि कौन सी ऐसे नेचुरल ड्रग है जो ग्लाउकोमा में यूज होता है, तो वो भी आंसर होगा पिलोकार्पिन। क्लियर। नेक्स्ट देखो, द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मैकेनिज्म एक्शन ऑफ द स्कोपोलामिन, ठीक है। स्कोपोलामिन, स्कोपोलामिन का मतलब किसका बात किया जा रहा है, मेनली इधर बात किया जा रहा है हायोसिन का, या फिर इसी का ही रेसिमिक मिक्सचर को हम क्या बोल देते हैं, एट्रोपिन बोल देते हैं। तो एट्रोपिन क्या करता है, एट्रोपिन जो है मस्केरेनिक ब्लॉकर होता है, किस टाइप का, रिवर्सिबल ब्लॉकर है, ये रिवर्सिबल मस्केरेनिक रिसेप्टर ब्लॉकर होता है।
पहला ऑप्शन में क्या था, इरिवर्सिबल एंटागोनिस्ट एट निकोटिनिक रिसेप्टर, नहीं है। इरिवर्सिबल तो पहले बात नहीं है। दूसरा, निकोटिनिक नहीं होता है, मेनली मस्करिनिक का एक्शन होता है। एट्रोपिन के केस में भी मैंने एक चीज बताया कि एट्रोपिन दोनों को ब्लॉक करता है, मस्करिनिक प्लस निकोटिनिक, लेकिन मस्करिनिक जो है ये तुम्हारा फर्स्ट चॉइस रहेगा, निकोटिनिक सेकंड चॉइस रहेगा। और अगर बोथ है तो फिर तो तुम बोथ में चला जाओगे। ऑप्शन देख के उस हिसाब से आंसर लगाना है, ठीक है। रिवर्सिबल एंटागोनिस्ट मस्करिनिक रिसेप्टर, यही आंसर होगा। इरिवर्सिबल एंटागोनिस्ट नहीं है, रिवर्सिबल एंटागोनिस्ट निकोटिनिक रिसेप्टर ये भी नहीं होगा। रिवर्सिबल एंटागोनिस्ट मस्करिनिक रिसेप्टर, क्लियर है एट्रोपिन। नेक्स्ट, सिलेक्ट द अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है। कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर में कौन सा जो है तुम्हारा अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग से, देखो बिसोप्रोलोल तो बीटा 1 सिलेक्टिव ये पता है, लेकिन ये शॉर्ट एक्टिंग नहीं है, तो ये ऑप्शन पे नहीं होगा। नेक्स्ट, कौन कौन सा कार्डियो सिलेक्टिव थे बीटा ब्लॉकर, EMBA पढ़ाया गया था। ई फॉर क्या थे, एस्मोलॉल थे। एम फॉर क्या थे, मेटोप्रोलॉल थे। बी फॉर क्या थे, बिटेक्सोलॉल थे और बिसोप्रोलॉल भी थे। ए फॉर क्या थे, एटेनोलॉल थे। तो इतना तुम्हारा कार्डियो सिलेक्टिव, और भी एक दो थे जैसे नेविब्यूनोलॉल थे, सेलिप्रोलॉल थे। ये इतने सारे बीटा सिलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर का नाम पढ़ाया गया था। इसमें से कौन सा अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग था ये भी मैंने बताया था। सोटालॉल तो पहली बात हो गया, ये नॉन सिलेक्टिव, तो ये तो पहले नहीं होगा। टीमोलॉल ये भी नॉन सिलेक्टिव हो गया तुम्हारा, ये भी नहीं होगा। तो आंसर जो है इस्मोलॉल है। इस्मोलॉल जो है इसमें से अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग थे। देखो ये क्लासिफिकेशन में मैंने लिख दिया था कि इस्मोलॉल जो है ये अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग तुम्हारा बीटा 1 सिलेक्टिव होता है, ठीक है। और नोडालॉल जो थे नॉन सिलेक्टिव में तुम्हारा लॉन्गेस्ट एक्टिंग होता है, क्लियर। नोडालॉल तुम्हारा नॉन सिलेक्टिव में लॉन्गेस्ट एक्टिंग होता है, और सिलेक्टिव में जो शॉर्टेस्ट एक्टिंग होता है स्मॉलॉल होता है। और मेटोप्रोलॉल जो है ये पूरा बीटा 1 सिलेक्टिव क्लास का प्रोटोटाइप ड्रग होता है, क्लियर। नेक्स्ट देखो 19, बिटेक्सोलॉल डिफर फ्रॉम द टिमोलॉल इन दैट। बिटेक्सोलॉल अभी पढ़ाया कि बिटेक्सोलॉल और टिमोलॉल में डिफरेंस क्या है। बिटेक्सोलॉल तो हो गया तुम्हारा बीटा 1, है बिटेक्सोलॉल जो हो गया तुम्हारा बीटा 1 सिलेक्टिव ब्लॉकर है। टिमोलॉल क्या है, नॉन सिलेक्टिव है। तो यही मेन डिफरेंस हो गया इसके बीच में। बीटा इज मोर एफिकेशियस इन ग्लाउकोमा, ये बोल रहा है कि बिटेक्सोलॉल टिमोलॉल से ग्लाउकोमा में ज्यादा एफिकेशियस होता है। नहीं, दोनों सेम एफिकेशियस होता है, बिटेक्सोलॉल और टिमोलॉल, ठीक है। ई से बीटा 1 सिलेक्टिव ब्लॉकर है, यही आंसर होगा। बिटेक्सोलॉल जो है सिलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर है, इट प्रोड्यूस ऑक्यूलर साइड इफेक्ट नहीं है, इसे लॉन्गर एक्टिंग नहीं है, ठीक है। इसे बीटा 1 सिलेक्टिव ब्लॉकर। नेक्स्ट क्या पूछा गया है, नेक्स्ट है फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रिकॉसर कैटेकोलैमिन इज सिंथेसाइज्ड। ये तो पहले ही कराया था, जो तुम्हारा वो चार्ट दिखाया था ना, रिजल्ट किससे बन रहे थे, कौन से अमीनो एसिड से बन रहे थे, टायरोसिन। टायरोसिन से ही तो बन रहे थे ना। ये तो बहुत बार कराया दिया कि टायरोसिन से लीवोडोपा बनेगा, लीवोडोपा से डोपा बनेगा, डोपा से तुम्हारा नॉर एड्रिनालिन बनेगा, नॉन एड्रिनालिन से एड्रिनालिन बनेगा, यही तो पूरी कहानी है। तो मेन जो प्रिकॉसर थे कैटेकोलैमिन का वो है टायरोसिन। ये क्या है, ये अमाइनो एसिड है, ठीक है। और ये किस टाइप का अमाइनो एसिड है, ये तुम्हारा है नॉन एसेंशियल है, ये भी याद रखना। टायरोसिन जो होता है नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड होता है। ट्रिप्टोफैन और थ्रियोनिन जो होता है ये दोनों तुम्हारा एसेंशियल में आता है, नॉन एसेंशियल में टायरोसिन आता है। तो ये हो गया प्रिकॉसर, ये एलानिन, सिस्टीन और ग्लाइसिन नहीं होता है। इसके ग्लाइसिन के बारे में एक चीज याद रखना, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। जितने भी सारे अमीनो एसिड है सब ऑप्टिकली एक्टिव होता है, और वो सब लिवो रोटेटरी होता है, ये भी याद रखना, सब लिवो रोटेटरी होता है। एल फॉर्म में ज्यादा एक्टिव होता है। एक ओनली वन अमीनो एसिड है जो है ग्लाइसिन, ग्लाइसिन ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। क्यों इनएक्टिव होता है, इसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि इसमें एब्सेंट कायरल कार्बन, इसमें कायरल कार्बन, ये केमिस्ट्री में तुमको पढ़ाया जाएगा इनर्शियोमर में, कि कायरल कार्बन जिसके पास होता है वो नॉर्मली ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ग्लाइसिन के पास कायरल कार्बन, एब्सेंट कायरल कार्बन, इसके पास कायरल कार्बन नहीं होता है, ठीक है।
कायरल कार्बन नहीं होता है ग्लाइसिन के पास, इसीलिए ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है कि कौन से अमीनो एसिड ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो ग्लाइसिन जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्योंकि इसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं होता है। कायरल कार्बन हम उसको कहते हैं कार्बन जिसके पास 4 अलग अलग से डिफरेंट ग्रुप रहेगा, ठीक है। मान लो इसमें क्लोरीन है, इसमें फ्लोरीन है, इसमें हाइड्रोजन है, एक में कार्बन है, तो 4 अलग अलग ग्रुप है, इसको हम कायरल कार्बन कहते हैं। अगर मान लो 2 में हाइड्रोजन हो गया तो फिर ये कायरल कार्बन नहीं है, तो ये ग्लाइसिन में कायरल कार्बन नहीं होता है, इसीलिए ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है। ये तो क्लासिफिकेशन वही से क्वेश्चन पूछा गया था कि बिटेक्सोलॉजी जो थे तुम्हारा सिलेक्टिव बीटा 1 थे, और जो तुम्हारा टीमोलॉल थे ये देखो नॉन सिलेक्टिव में है। क्लियर है? तुम्हारा टोटल 20 क्वेश्चन हो गया। अब बताओ किसको कहाँ पे डाउट है। कुछ क्वेश्चन था जो थोड़ा टफ थे, मैक्सिमम क्वेश्चन तो तुम्हारा डायरेक्ट ही दिया गया था। 20 में से 10 कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन तो ऐसे थे कि सब लोग कर पाओगे, जो ठीक से क्लास किए होगे, अच्छे से रिवीजन किए होगे, वो तो 10 से 12 क्वेश्चन आराम से कर पाओगे। कुछ क्वेश्चन ऐसा था कि उसमें गलत होने का चांसेस थे। अब बताओ किसको कहाँ पे डाउट है, कुछ डाउट है इस 20 क्वेश्चन में किसी का? डाउट है कि नहीं, किसी का कुछ डाउट है ये पूरा 20 क्वेश्चन में? ना दादा। ना दादा। नहीं है ना, सबको क्लियर है 20 क्वेश्चन? चलो इसी में तो 1 घंटा हो गया। इसके बाद तुम्हारा जो नेसेड थे ना, नेसेड में कुछ बाकी थे, एस्पिरिन तक शायद हुआ था। एस्पिरिन के बाद देखता हूँ। नेसेड स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? है ओके दादा। चलो, नेसेड में थोड़ा ही बताऊंगा, ठीक है, ज्यादा नहीं, 5-6 मिनट लगे, इससे ज्यादा नहीं दूंगा। देखो उसमें जो थे तुम्हारा नेसेड में एस्पिरिन तक हुआ था, फिर उसके बाद हम्म, इतना तक हो गया था, हाँ एस्पिरिन तक हो गया था। फिर एस्पिरिन के बाद आता है प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव, ठीक है। एस्पिरिन क्या था तुम्हारा? सैलिसाइलिक एसिड डेरिवेटिव था, अगला दिन पढ़ाया था। एस्पिरिन सैलिसाइलिक एसिड डेरिवेटिव था, याद है। प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव में कौन कौन से ड्रग थे? प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव में तुम्हारा प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव में कौन कौन, इसमें जो ट्रिक लगते थे वो थे नाइफ के NiFe, नाइफ लगते थे प्रोपियोनिक एसिड में। के पर क्या हो गया? कीटोट्रिपेन हो गया। एन पर क्या हो गया? नेप्रोक्सन हो गया। आई पर आइबुप्रोफेन हो गया। एफ पर क्या हो जाएगा? फ्लूबिप्रोफेन हो जाएगा। तो वही देखो, वही ड्रग है प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव में, फ्लूबिप्रोफेन है, आइबुप्रोफेन है, फ्लूबिप्रोफेन है, कीटोप्रोफेन है, नेप्रोक्सन है। तो देखो आइबुप्रोफेन जो होता है ये सबसे सेफेस्ट तुम्हारा नेसेड होता है इस क्लास की, प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव की सबसे सेफेस्ट होता है। और ये इतना सेफेस्ट होता है कि इसको हम चिल्ड्रन में यूज कर सकता है, प्रेग्नेंट वुमेन में यूज कर सकता है। ये आइबुप्रोफेन है, ठीक है, ये इतना ज्यादा सेफेस्ट होता है। चिल्ड्रन में रेड सिंड्रोम नहीं कॉज करता है। रेड सिंड्रोम कौन कॉज करते हैं? ये एस्पिरिन कॉज करते थे रेड सिंड्रोम चिल्ड्रन में। जो आइबुप्रोफेन में ये वाला प्रॉब्लम नहीं दिखता है, इसीलिए चिल्ड्रन में हम यूज कर सकते हैं, प्रेग्नेंट लेडी में भी हम यूज कर सकते हैं आइबुप्रोफेन। ये सेफेस्ट नेसेड है। और इसको और कहाँ पे यूज किया जाता है? इसको डिसमेनोरिया पे भी यूज किया जाता है। डिसमेनोरिया क्या होता है? डिसमेनोरिया का मतलब होता है पीरियोडिक पेन, ठीक है। ये राइट साइड में लिखा है, देख सकते हो कि डिस्मेनोरिया मतलब पीरियोडिक पेन होता है उस टाइम पे, जो एंडोमेट्रियम वॉल होता है यूट्रस के, एंडोमेट्रियम वॉल की ब्रेकडाउन की वजह से जो मसल स्टैम्प्स होता है उससे रिलीफ मिलने के लिए ये आइबुप्रोफेन यूज होता है। डिस्मेनोरिया पे मेनली 2 ड्रग यूज होता है, एक आइबुप्रोफेन यूज होता है और एक आगे जाके पढ़ोगे ये मेफेनामिक एसिड जो है ये भी यूज होता है पीरियोडिक पेन में। नेक्स्ट है फ्लूबिप्रोफेन, इसको मेनली टॉपिकली यूज किया जाता है और कहाँ पे? ऑक्यूलर इन्फ्लेक्शन में, ऑक्यूलर मतलब आई इन्फेक्शन में मेनली यूज होता है ये फ्लूबिप्रोफेन। ये टॉपिकली मीन इसका टैबलेट नहीं आता है, ये टॉपिकल ऑइंटमेंट फॉर्म में आता है तुम्हारा फ्लूबिप्रोफेन। इसको मेनली आई इन्फेक्शन में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है तुम्हारा कीटोप्रोफेन, ये कीटोप्रोफेन ओनली वन, मैंने बोला था ये ओनली वन नेचर क्लास की ड्रग है जिसके पास लॉक्स को इनहिबिट करने का प्रॉपर्टी है। तो क्या है हार्ड ड्रग के पास, देखो करना क्या है, हार्ड ड्रग के पास कुछ एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे आइबुप्रोफेन के पास क्या है, ये चिल्ड्रन प्रेग्नेंट लेडी में यूज हो सकता है, डिस्मेनोरिया में यूज हो सकता है। फ्लूबिप्रोफेन में क्या क्या प्रॉपर्टी है? ये टॉपिकली यूज होता है, आई इन्फेक्शन में यूज होता है। कीटोप्रोफेन में क्या है? इसके पास लॉक्स को इनहिबिट करने का प्रॉपर्टी होता है।
ठीक है। तो क्वेश्चन यही से बनता है, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक से बनता है कि कौन सी ड्रग है जिसके पास लॉक्स इनहिबिट करने का प्रॉपर्टी होता है, वो है कीटोप्रोफेन। नेक्स्ट नेप्रोक्सन, ये सबसे ज्यादा पोटेंट होता है, ये भी याद रखना। पोटेंट का मतलब क्या होता है? पोटेंट का मतलब होता है बहुत कम डोज में इसका एक्शन तुरंत आ जाता है, ठीक है। इसका मतलब है पोटेंट। बाकी ड्रग के कंपैरिजन में नेप्रोक्सन ज्यादा पोटेंट होता है और इसका मेनली एक्शन जो होता है वो एंटी इंफ्लामेटरी होता है। एनाल्जेसिक में इसका उतना एक्शन नहीं है, इन्फ्लामेशन में ये बहुत ज्यादा काम करता है। जैसे मान लो कोई बहुत बड़ा इन्फ्लामेशन हो गया है, जैसे माउथ में जो स्वेलिंग होता है, ठीक है। कभी क्या होता है, कॉमन कोल्ड के वजह से माउथ में स्वेलिंग होता है। कॉमन कोल्ड की वजह से जो माउथ में बहुत ज्यादा स्वेलिंग होता है, उस स्वेलिंग के ट्रीटमेंट में ये नेप्रोक्सन बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। इसके पास बहुत ज्यादा एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी अच्छा खासा है, इन्फ्लामेशन में ये बहुत ज्यादा यूज होता है। और जो आर्थराइटिस होता है, ये गाउट होता है, गाउट उतना ज्यादा गाउट में यूज नहीं होगा, लेकिन जो आर्थराइटिस होता है ये क्या होता है, ये तो एक टाइप का इन्फ्लामेटरी डिजीज है। किसका इन्फ्लामेशन है? गाउट। गाउट होता है इन्फ्लामेशन इन जॉइंट, जो हमारे बॉडी में जॉइंट है, जॉइंट का इन्फ्लामेशन होता है, इसी को हम आर्थराइटिस कहते हैं। तो आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में भी इसीलिए नेप्रोक्सन यूज होता है, क्योंकि इसके पास एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी अच्छा खासा है। नेक्स्ट जो फेनामेट या फिर एंथ्रालिक एसिड डेरिवेटिव में एक ही ड्रग था, मेफेनामिक एसिड। मेफेनामिक एसिड में क्या होता है, इसके पास मेनली ज्यादा, इसके पास एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी नहीं होता है, ये बहुत ही कम जगह में यूज होता है। जैसे तुम्हारा डिस्मेनोरिया और सॉफ्ट पेन टिश्यू का जो पेन होता है, ये दोनों जगह पे मिलकर यूज होता है। एक होता है डिस्मेनोरिया पीरियोडिक पेन और एक हो गया सॉफ्ट टिश्यू पेन, ठीक है। ये दोनों जगह पे ये मेफेनामिक एसिड जो मेनली यूज होता है। और इसका एडवर्स इफेक्ट याद रखना, इसका मेन दो एडवर्स इफेक्ट है, एक है डायरिया और एक होता है ब्लीडिंग, ठीक है। ये दोनों इसका साइड इफेक्ट है कॉमन मेफेनामिक एसिड का, एक होता है ब्लीडिंग और एक होता है डायरिया, और मेनली दोनों जगह पे यूज होता है, एक डिस्मेनोरिया और एक होता है सॉफ्ट टिश्यू पेन में, ठीक है। इसके पास उतना अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी नहीं है, एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी अच्छा खासा है, इसीलिए ये पेन में यूज हो रहा है। नेक्स्ट देखो इनोलिक एसिड डेरिवेटिव। इनोलिक एसिड डेरिवेटिव में कौन सा था तुम्हारा? पायरोक्सिकम। और पायरोक्सिकम का इनोलिक एसिड डेरिवेटिव में क्या थे? पायरोक्सिकम थे और पायरोक्सी और है टेनोक्सिकम। और टेनोक्सिकम क्या है? ये इसका ही डेरिवेटिव है, ठीक है। टेनोक्सिकम जो है ये पायरोक्सिकम का ही डेरिवेटिव है। तो ये ड्रग मेनली कहाँ पे यूज होता है? ये ड्रग के पास अच्छा खासा एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है, इसीलिए ये कहाँ पे यूज होता है? जो जॉइंट इन्फ्लेमेशन होता है, जॉइंट इन्फ्लेमेशन को हम क्या कहते हैं? आर्थराइटिस कहते हैं ना। तो आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में ये दोनों ड्रग बहुत अच्छा यूज होता है, एक हो गया पायरोक्सिकम और एक हो गया टेनोक्सिकम। इससे पहले हम कौन से ड्रग पढ़े थे? नेप्रोक्सेन, जो आर्थराइटिस में यूज होने वाला है। ये तो सेकंड मिल गया, पायरोक्सिकम और टेनोक्सिकम। क्या प्रॉब्लम हो रहा है? ये पायरोक्सिकम और ट्रेनिक्सिकम जो है, ये भी आर्थराइटिस में मेनली यूज होता है। और आर्थराइटिस में यूज होता है तो मैं तुम लोग को रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में एक चीज पढ़ाया गया था, कि जहाँ पे एक रूट बनाया गया था, जहाँ जिसको हम बोलते हैं इंट्रा आर्टिकुलर। ये रूट पढ़ाया गया था इंट्रा आर्टिकुलर, जहाँ पे हम क्या करता है, इंजेक्शन देता है, कहाँ पे? जॉइंट पे देता है। तो ये दोनों ड्रग अगर इन्फ्लामेशन में आर्थराइटिस में यूज हो रहा है तो मेनली कौन से रूट में जाएगा? इसी रूट में जाएगा, इंट्रा आर्टिकुलर रूट में जाएगा। जॉइंट पेन में यूज होता है, डायरेक्टली साइनोवियल फ्लूइड में इसको इंजेक्ट किया जाता है, ये दोनों ड्रग को, ठीक है। तो ये हो गया इनोलिक एसिड डेरिवेटिव। तो इसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हुआ? ये इंट्रा आर्टिकुलर रूट के थ्रू दिया जाता है, ये आर्थराइटिस में यूज होता है, इसके पास एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी अच्छा खासा है। उसके पास ओस्टियोआर्थराइटिस में भी यूज होता है, एक होता है रियोमेटॉइड आर्थराइटिस। ये रियोमेटॉइड आर्थराइटिस जो है ना, ये इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है। ओस्टियोआर्थराइटिस थोड़ा अलग से रिलेटेड होता है। इसमें से क्या होता है, इसमें से बोन में प्रॉब्लम हो जाता है, बोन में जो कैल्शियम डेंसिटी है बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाता है ओस्टियोआर्थराइटिस में, इसलिए बोन टूटने का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है। ये मेनली एक एज के बाद होता है, ठीक है। ये एक एज के बाद होता है, मान लो कि एज 50 प्लस जाने के बाद ये प्रॉब्लम दिखता है ओस्टियोआर्थराइटिस में। किसमें ज्यादा दिखता है? फीमेल में ज्यादा दिखता है। क्योंकि और कौन सी फीमेल में? जो मेनोपॉज वाली फीमेल होता है, मतलब जिस फीमेल में तुम्हारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल ऑफ हो जाता है, उसके उसके बॉडी में क्या हो जाता है? कैल्शियम डेंसिटी बहुत ज्यादा कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि उसके बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल भी कम होता है। ये फीमेल के जो फीमेल हार्मोन है एस्ट्रोजन, ये उसके बॉडी में कैल्शियम को बैलेंस को बहुत अच्छा खासा मेंटेन करता है, ठीक है। उसका जो बोन है, बोन में कैल्शियम डेंसिटी को बढ़ाता है ये एस्ट्रोजन। और मेनोपॉज के बाद क्या होता है? एस्ट्रोजन लेवल फीमेल के बॉडी में घट जाता है, उसके वजह से कैल्शियम डेंसिटी बोन में घट जाता है, तो उसके वजह से ये ओस्टियोआर्थराइटिस होने का चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो उसके ट्रीटमेंट में भी ये यूज हो सकता है कभी कभी, पायरोक्सिकम और टेनोक्सिकम। नेक्स्ट है तुम्हारा एसिटिक एसिड डेरिवेटिव। इसमें क्या थे? एसिटिक एसिड डेरिवेटिव में इंक, यही थे ना, इंक जो है ट्रिक थे, इंडोमेथासिन थे, नेबुमिटॉन थे और कीटोरोलैक थे, तीनों ड्रग थे। इसमें से देख लो सबसे ज्यादा 940 हो चुका है।
सब लोग स्टूडेंट क्लास में हैं या बाहर चले गए हो? सब लोग हो या क्लास में बाहर चले गए हो? देखो बाहर चला गया तो आज इधर ही मैं ऑफ करता हूँ, फिर आगे से नेक्स्ट दिन कंटिन्यू होगा। लगता नहीं है कि सब स्टूडेंट है क्योंकि टाइम तो लेट हो चुका है। ठीक है, देखो इतना तक आगे से नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू होगा। ठीक है, तो कहाँ थे? हाँ, ये इनोलिक एसिड डेरिवेटिव तक हो गया। एसिटिक एसिड डेरिवेटिव में थोड़ा टाइम लगेगा बोलने में। ठीक है, ये कीटोलाइक इंडोमेथासिन में बोलने में टाइम लगेगा, ये डाक्टर्स आर्टेरिस बोलने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू होगा। ठीक है, एसिटिक एसिड डेरिवेटिव से तुम लोग का नेक्स्ट क्लास में ये नेसेट खत्म हो जाएगी। किसी का कुछ डाउट है इसमें? नेसेट में किसी का कोई डाउट है? दादा मेफेनामिक एसिडটা একবার বলবে। মেফেনামিক অ্যাসিড में তো ওটাই বললাম, এটা হচ্ছে তোর অ্যানসালিক অ্যাসিড ডেরিভেটিভ। এর স্ট্রাকচার দেখে নিবি। ঠিক আছে, আমি তো আগের দিনও বলেছিলাম যে ড্রাগগুলো যখন পড়বি এদের সবারই स्ट्रक्चर साथ নিয়ে পড়বি। मेफेनामिक एसिड मेनली कहाँ पे यूज होता है? दो जगह पे यूज होता है, डिस्मेनोरिया पे यूज होता है और सॉफ्ट टिश्यू पेन में यूज होता है। इसके पास एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी उतना ज्यादा नहीं है, लोअर एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है। मेन प्रॉपर्टी इसके पास क्या है? एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी है। मेन प्रॉपर्टी एनाल्जेसिक है, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी नहीं है। दोनों जगह पे यूज होता है और दोनों इसका कॉमन साइड इफेक्ट है डायरिया और नेक्स्ट है ब्लीडिंग। ठीक है, यही 4 पॉइंट याद रखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है। मेफेनामिक से क्वेश्चन आएगा तो यही 4 पॉइंट से आएगा, नहीं तो ये पूछा जाएगा कि ये कौन सा एसिड का डेरिवेटिव है, एंथैलिक एसिड का डेरिवेटिव है। और नहीं तो इसका डायरेक्ट स्ट्रक्चर पूछा जाएगा, स्ट्रक्चर का कोई स्पेसिफिक ग्रुप पूछा जा सकता है। तो ये ड्रग जब तुम लोग नोट बनाओगे ना इसका एसिड का, ये हर एक ड्रग के पास उसका स्ट्रक्चर जरूर ड्रॉ करना है। ठीक है, ये आइबुप्रोफेन सबका स्ट्रक्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है नेशनल क्लास में। स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आता है जो मेडिसिनल केमिस्ट्री का अंदर आता है, लेकिन वो तुम लोग अभी से जब पढ़ोगे इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना। क्लियर? और किसी का कुछ डाउट है नेसेड में? डाउट है तो बताओ किसी का कुछ। नहीं है ना? ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना तक है। नेक्स्ट क्लास से ये नेसेड जो है कंटिन्यू होगा। ओके। थैंक यू दादा। थैंक यू। थैंक यू दादा।